गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वसमता कसौटियां। उससे पहले त्रिभुज के बारे में शॉर्ट में समझ लेंगे। त्रिभुज जो होता है वो तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। घिरा हुआ क्षेत्र होता है, ना कि 1 2 3। ये त्रिभुज नहीं हुआ। तीन भुजा तो इसमें भी है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं हुआ। तीन भुजा से घिरा क्षेत्र होना चाहिए। ये तीन भुजा से घिरा क्षेत्र है। 1 2 3 तीनों से घिरा हुआ है। अंदर में अगर कुछ है तो वो बंद है। ठीक है, तो बंद आकृति ही, तीन भुजाओं से बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। इसका हम नाम दे देंगे ए बी सी। अगर इसके भाग की बात करेंगे हम कि त्रिभुज के भाग क्या क्या होते हैं, त्रिभुज के तीन भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है कि तीन भुजाएं या फिर तीन शीर्ष ले लो। पहले तीन शीर्ष, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, तीन शीर्ष ले लो। उसमें कौन है? ए है, बी है, सी है। उसके बाद तीन भुजाएं ले लो। तीन भुजाएं में एक भुजा का नाम ए बी, दूसरा का नाम बी सी और तीसरा का नाम, चाहे एसी बोलो चाहे सीए बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सीए भी बोलोगे तो भी चलेगा, एसी बोलोगे तो भी चलेगा। और तीसरा जो होता है वो तीन कोण। तीन कोण, तीन कोण, कोण मतलब क्या? ये एक कोण हो गया, ये एक कोण हो गया, ये एक कोण हो गया। कोण माने कोना। हम पहले भी समझाए हैं कि दो किरणों के उभयनिष्ठ बिंदु को कोण कहते हैं। यहां पर उभयनिष्ठ बिंदु है, एक किरण इधर गया, एक किरण इधर गया। इस भाग को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो तीन कोण में एक तो आपका कोण ए कहलाता है, एक तो आपका कोण बी कहलाता है, एक तो आपका कोण सी कहलाता है। अगर ए को लिया जाए, ए का नाम, थोड़ा ये शॉर्ट विधि हो गया। अगर इसको विस्तारित रूप में इसका नाम लिखा जाए तो क्या होगा? कोण बी ए सी होगा या फिर कोण सी ए बी होगा। कोण सी ए बी होगा, कोई दिक्कत? अगर कोण बी को हम लोग विस्तारित रूप से लिखना चाहेंगे, कोण बी को, तो कोण ए बी सी होगा, कोण ए बी सी होगा या फिर कोण सी बी ए होगा। अगर कोण सी को लिखा जाए तो कोण ए सी बी होगा, कोण ए सी बी होगा या कोण बी सी ए होगा, बी सी ए होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? तो ये हो गया त्रिभुज के तीन शीर्ष, त्रिभुज के तीन भुजाएं, त्रिभुज के तीन कोण। ठीक है, पूर्व में भी मैंने इसको आपको बताया है कि त्रिभुज के तीन भाग होते हैं। अब हम लोग सर्वसमता कसौटी में, इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। इसको हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज की ये जो त्रिभुज की सर्वसमता कसौटी होता है, उसको समझने से पहले सर्वसम क्या होता है वो समझेंगे कि सर्वसम क्या होता है। यहां तक तो क्लियर है ना? सर्वांग समता क्या होता है पहले वो समझते हैं। सर्वांग समता का मतलब होता है सर्व माने सब, अंग मतलब भाग, समता माने समान। सर्व अंग समान, त्रिभुज के सभी अंग समान हो, उसको हम लोग सर्वांग सम कहेंगे। उसके कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, कुछ कसौटियां हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन सर्व अंग समान सर्वांग समता का अर्थ होता है। सर्व अंग में तीनों अंग आ जा रहे हैं, लेकिन हमारा यहां तात्पर्य सिर्फ भुजा से रहेगा और सिर्फ कोण से रहेगा। शीर्ष का मतलब नहीं है सर्वांग समता में, याद रखिएगा, केवल भुजा और कोण का रहेगा। ठीक है, अब हम लोग सर्वांग समता का मतलब समझ गए। अब सर्वांगसम के जो चार कसौटियां हैं कि किन आधार पे इन चारों कसौटियों को हम लोग समझेंगे। पहले जो सर्वांग समता का अर्थ समझे कि सब अंग समान, मतलब कि अगर ये त्रिभुज है इतना बड़ा और एक त्रिभुज हम ले लेते हैं ऐसे, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। आप बताएं क्या ये दोनों सर्वसम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये इस तरह का त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है। ये हो सकता है समबाहु त्रिभुज हो सकता है समद्विबाहु त्रिभुज हो, लेकिन क्या ये एक इस तरह का त्रिभुज हो सकता है क्या? यहां पर एक 90 डिग्री का या 90 डिग्री कोने नहीं। तो कहने का मतलब है कि दिखने में भी एक जैसा होना चाहिए, वही सर्वसम हो सकता है। अलग अलग दिखने वाला सर्वसम हो ही नहीं सकता है। अगर दो बालक
या दो बालिका जो जुड़वा होते हैं, हाथ पैर सब कुछ समान रहता है, केवल चेहरा थोड़ा सा हल्का सा अंतर रहता है, ठीक है, तो भी उसको हम लोग सर्वांगसम नहीं कर सकते हैं। सर्वांगसम का मतलब हो गया कि एकदम डिटो होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए। तो अगर हम यहां इस तरह का त्रिभुज बनाए हैं तो इसका सर्वांगसम त्रिभुज भी लगभग लगभग मतलब लगभग का पूरी तरह इसी तरह होगा, लेकिन हम यहाँ बॉर्डर बना रहे हैं तो हो सकता है कि अलग अलग दिखे, लेकिन एक जैसा दिखना चाहिए। तो इसका नाम रख दो पी क्यू आर। आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग दोनों एक जैसा है, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हो कि बोर्ड में एक ही आदमी बना रहा है तो भी अलग अलग हो ही जाएगा, लेकिन इसको हम लोग अगर स्केल से नाप करके मापक यंत्र से नाप करके बनाएंगे तो एक बनेगा। तो इस तरह का सर्वांगसम का मतलब होता है कि दोनों एक जैसा दिखने में भी लगे और इसके अंग भी समान हो। अब इसके चार कसौटियों को समझेंगे। पहला कसौटी को समझेंगे कि भुजा कौन भुजा, यानी कि त्रिभुज की कसौटी सर्वांगसमता की कुछ कसौटियां होती हैं, उसमें पहला कसौटी है SAS, साइड एंगल साइड। भुजा कौन भुजा, साइड माने भुजा और कौन एंगल मतलब कौन। तो इस कसौटी को समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसकी दो भुजाएं और उसके बीच का कोण, इसकी दो भुजाएं और उसके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी दो भुजाएं मान के चलिए कि AB आपका एक भुजा और BC आपका एक भुजा, इसका इस त्रिभुज का PQ और QR के बराबर है, कोई दिक्कत। और एक कोण बीच का कोण होना चाहिए, दोनों के बीच का कोण होना चाहिए। तो दोनों के बीच का कोण कौन है, B, और यहां कौन है, Q। तो हम लोग क्या ले लेंगे कि AB बराबर PQ। सपोज दैट ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। तो उस हिसाब से AB बराबर PQ हो जाएगा, AB बराबर PQ हो जाएगा, BC बराबर QR हो जाएगा, और सॉरी पहले कोण को लिख ले, कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, फिर हो जाएगा BC बराबर QR। तो आपका कौन सा रूल लागू होगा, SAS, यानी कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज SAS सर्वांगसमता कसौटी द्वारा सर्वांगसम होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम, ABC नाम ले रहे हैं तो इसको PQR ही लेना पड़ेगा, त्रिभुज PQR किस नियम द्वारा, तो SAS सर्वांगसमता कसौटी द्वारा दोनों आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। सेम वही प्रक्रिया दूसरा कसौटी में भी है, सिर्फ इसमें क्या है कि एक त्रिभुज के दो कोण, यानी कि कोण A और कोण B, कोण P और कोण Q। सपोज दैट मान के चलिए ये 70 डिग्री का हो, ये 60 डिग्री का हो, ये 60 का हो, ये 70 का हो, और उसके बीच का एक भुजा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, कोण A बराबर कोण P और AB बराबर भुजा PQ, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और तीसरा कोण B बराबर कोण Q, यानी कि एक त्रिभुज के दो कोण उसके बीच का एक भुजा और दूसरे त्रिभुज के दो कोण उसके एक का भुजा बराबर हो तो कौन सी कसौटी द्वारा इस सर्वांगसम होता है, ASA एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांगसमता कसौटी द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR हो जाएगा। क्लियर। एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत बोलने का वही मतलब होता है कि उसके बीच का, ठीक है, कि एक त्रिभुज के दो कोण उसके अंतर्गत एक भुजा, आपके पुस्तक में भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अंतर्गत भुजा लिखा रहता है, और दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो ASA यानी एंगल साइड एंगल कसौटी द्वारा दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है, सर्वांगसम होता है। अब हम लोग आते हैं तीसरी कसौटी में,
तीसरी कसौटी में आते हैं और वो तीसरी कसौटी है एस एस एस, यानी कि एस 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 मतलब समबाहु त्रिभुज ही हो सकता है। समबाहु का मतलब क्या होता है? तीनों भुजा आपस में बराबर, है ना। तो मान के चलिए अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 3 नहीं तो कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। मान के चलिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी एक त्रिभुज के 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज के 3 भुजाओं के बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? साइड 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 सर्वांग समता कसौटी द्वारा सर्वांग सम कहेंगे। यहां लिख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, फिर बी सी बराबर क्यू आर, फिर ए सी बराबर पी आर, है ना। तो इसको हम लोग साइड 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 कसौटी द्वारा सर्वांग सम बोलेंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है इसका एक अंग। समबाहु का मतलब तीनों भुजा बराबर होता है, तो कोई जरूरी नहीं है। समबाहु त्रिभुज भी अगर तीनों भुजा इसका बराबर है तो एक और समबाहु त्रिभुज रहेगा जिसका तीनों भुजा बराबर होगा, और सेम मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा, ये भी 3, सब 3 रहेगा, तो समबाहु त्रिभुज भी इस कसौटी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज रहेगा तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी तो बराबर रहेंगे, रहेंगे कि नहीं? तो इसको कसौटी नहीं माना गया है, लेकिन अगर ऐसा भी रहे कि तीनों कोण आपस में बराबर रहे तो जाहिर सी बात है तीनों भुजा भी आपस में बराबर रहेगा। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री के होंगे? एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, पता है कि नहीं? 60-60 डिग्री के होते हैं। 6 तिया 18 180 डिग्री। हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जाहिर सी बात है 60-60-60 रहेगा। तो जब तीनों कोण बराबर रहेगा तो तीनों भुजा भी बराबर रहेगा। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और बराबर कोणों के सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। तो उस हिसाब से अगर ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है और ये भी भुजा बराबर है, तो इसका कोण भी और इसका कोण भी दोनों आपस में बराबर रहेगा, और ये भी बराबर है तो इसका कोण भी बराबर रहेगा। यानी कि अगर वो समबाहु रहेगा तो उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे, इसीलिए इसको कसौटी नहीं माना गया है। लेकिन आगे चल के समरूपता में आप ये चीज पढ़ेंगे, समरूपता कसौटी में ये चीज पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं चौथा में। चौथा में आते हैं, चौथा में है RHS। RHS में ये वाला त्रिभुज लागू नहीं होगा। उसमें होगा कि दोनों जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज होगा। दोनों त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। पहला शर्त इसका यही रहेगा कि यह समकोण रहेगा। ABCPQR 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। 90 नहीं भी लिखा हुआ है तो भी समझ जाना चाहिए आपको कि इस तरह से दिया रहेगा तो 90 डिग्री ही होगा। तो पहला शर्त क्या है इसका कि दोनों त्रिभुज समकोण होने चाहिए। पहला शर्त कि दोनों कोण समकोण होने चाहिए, यानी कि R बोले तो कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री। फिर उसका समकोण वाले भाग का सम्मुख भुजा, समकोण वाले भाग का सम्मुख भुजा जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो वो बराबर होने चाहिए। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहा जाता है। AC बराबर PR। ये क्या है भैया? तो ये कर्ण है। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, H कहते हैं। इसको राइट एंगल यानी कि R कहा जाता है, इसको कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कहा जाता है। और एक कोई भुजा, तो ये भुजा नहीं, इसमें यही भुजा बराबर होता है, ठीक है। एक भुजा कौन? BC बराबर QR। एक भुजा बराबर हो तो इसको हम लोग कौन से नियम द्वारा? RHS नियम द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR कहेंगे। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग बहुत ही कम समय में त्रिभुज की चारों सर्वांग समता कसौटियों को पढ़ लिए, ठीक है।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ठेल दें, मतलब धकेल दें और दूसरा तरफ भेज दें, शेयर कर दें। ठीक है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा हम लोग को मदद करें और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, चलिए बाय।